हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर के शर्मा गेस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ईट मनके तथा अस्थियां को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस डिस्कस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करें, वहां पे इसका वीडियो मिल जाएगा बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, आंसर तो उसमें भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारा प्रश्न को हम समझाएंगे आपको। उसके बाद उससे जितने भी रिलेटेड पॉइंट है उसे बताएंगे और कौन कौन से प्रश्न हैं वीवीआई प्रश्न को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, अभी हम लोग पहले सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके जितने भी 7 से 6 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्नों का डिस्कशन वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। यार देखिएगा, पहला प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो बार बार मैंने बताया है 16 महाजनपद थे बच्चों। ये बौद्ध धर्म का जो आपका है, तो बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। किससे? अंगुत्तर निकाय से। और ये जैन साहित्य है बच्चों, जैन साहित्य के कौन से साहित्य से इसकी जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे 600 ईसा पूर्व में? तो इसकी जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। किससे? भगवती सूत्र से मिलती है बच्चों। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आज का बिहार है, ठीक ना, ये 16 महाजनपद में जो मगध है बच्चों, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था बच्चों, ठीक ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वही प्रश्न है आपका, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो कौन था? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था। उसके बाद है, देखिएगा बच्चों, ये मगध महाजनपद है, इसमें सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो हर्यक वंश ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा, हर्यक वंश ने सबसे पहले इस पे शासन किया था बच्चों। क्लियर है आप लोग? उसके बाद है, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन मिलता है? मौर्य शासकों का, तो इसी विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है बच्चों। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? देखिए, नंद वंश के शासक अंतिम शासक घनानंद को हरा करके, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? मौर्य वंश की स्थापना की थी बच्चों। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कौन हो जाएगा पहले शासक? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा बच्चों। देखिए, सबसे पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आते हैं इसके बेटा बिंदुसार। कौन आते हैं? बिंदुसार इसके बेटा आते हैं। उसके बाद इसके बेटा आते हैं अशोक। अशोक का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ये अशोक आते हैं। अशोक के बाद आते हैं आखिरी शासक वृद्धस्थ, ठीक ना, वृद्धस्थ आते हैं, ठीक ना। अशोक, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोक, अशोक का बेटा वृद्धस्थ। ये वृद्धस्थ बताया जाता है कि अंतिम शासक इसका था। ये वृद्धस्थ योग्य शासक नहीं था बच्चों। इसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी सेनापति जो था बच्चों, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके अपनी शुंग वंश की स्थापना करती है बच्चों। तो ये पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? वृद्धस्थ था। कौन था? वृद्धस्थ था अंतिम शासक मौर्य वंश का। क्लियर है आप लोग? यहां तक समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक ना। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? अभी कुछ देर पहले है बिंदुसार। बिंदुसार आपका मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक था और तृतीय आपका अशोक था। देखिए, उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था आपका तृतीय शासक बजो। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक वृद्धस्थ था, ठीक ना। ये प्रश्न आपका छपने का चांसेस ज्यादा है, ठीक ना। उसके बाद है, मगध की राजधानी कहां पे थी? तो मगध की राजधानी कहां पे थी? पाटलिपुत्र। जो पटना है ना बच्चों, उसी का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, वही थी मगध की राजधानी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौशाम्बी किसकी है? उज्जैन किसका है? सारा मैं आपको बताता हूँ। ये उज्जैन बच्चों, ये अवंती की राजधानी थी। 16 महाजनपद में से एक अवंती भी था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। उसके बाद कौशाम्बी, देखिए बच्चों, ये कौशाम्बी आपकी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी आपकी वत्स की राजधानी थी। किसकी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक ना। क्लियर है आप लोग? उसके बाद चंपा, देखिएगा बच्चों, चंपा आपका अंग की राजधानी थी। जो आपका भागलपुर है अभी ना, वो अंग की राजधानी चंपा थी। क्लियर है आप लोग? यहां तक एक बार और याद कर लीजिए। उज्जैन, उज्जैन किसकी राजधानी है? अवंती की। और ये पाटलिपुत्र आपका मगध का। ये कौशाम्बी आपका किसकी राजधानी है? कौशाम्बी आपका वत्स की राजधानी है। किसकी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और ये चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। कोई भी प्रश्न आ सकता है, सारा कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना उदयन ने किया था। उदय भद्र ने। किसने किया था? उदय भद्र ने। उदयन ने इसकी स्थापना की था। तो ये उदयन था बच्चों, ये किसकी, एक कौन से वंश से रिलेटेड है? तो ये हर्यक वंश से है भाई।
हर्यक वंश से है, ठीक ना। हर्यक वंश से बेटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। हर्यक वंश से रिलेटेड है बच्चों। ये हर्यक वंश का एक शासक था, ये किसका बेटा था, तो ये अजात शत्रु का, किसका था, अजात शत्रु का बेटा था। क्लियर है आप लोग। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, तो किसके दरबार में आया था, ये मेगास्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था बच्चों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका था सिकंदर बच्चों, वो किसके शासनकाल में भारत पे हमला किया था, घनानंद के शासनकाल में। तो घनानंद को किसने हरा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया बच्चों। तो क्या हुआ था कि जो चंद्र सिकंदर है बच्चों, सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। उसका सेनापति है सेल्यूकस निकोटर। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सेल्यूकस 2-3 साल के बाद सेल्यूकस निकोटर जो भारत पे फिर से हमला करने आता है बच्चों, फिर से हमला करने आता है और युद्ध में हार जाता है। युद्ध में वो हार जाता है, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि अब वो उधर सिकंदर को वापस भेज देता है, किसी तरह से वो पार नहीं करने देता है, कर पाता है, तो ये इधर हरा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका घनानंद को हरा देता है। उसके बाद क्या होता है, सेल्यूकस निकोटर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है ना, भारत पे हमला करने के लिए। लेकिन वो हमला जैसे हमला करने के लिए आता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेल्यूकस निकोटर को हरा देता है बच्चों, ठीक ना, सेल्यूकस निकोटर को हरा देता है। उसके बाद क्या होता है कि सेल्यूकस निकोटर की बेटी अपनी बेटी का शादी किससे करवा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की शादी करवा देता है और दहेज में उसे 4 राज्य देता है। कांधार वो अफगानिस्तान तरफ वाला, पारस का जो राज्य है वो पाकिस्तान तहसीला गया वाला, ठीक ना, तहसीला वाला कांधार आपका हो गया अफगानिस्तान के 4 राज्य देता है। 4 राज्य अभी याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा आपको, वो 4 इंपोर्टेंट उतना है नहीं, ठीक ना, तो 4 राज्य देता है। और उसी बेटी की देखभाल करने के लिए एक राजदूत को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। और इन्होंने ही रचना किया था इंडिका का, किसका, इंडिका पुस्तक की रचना किया था। तो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करिए बच्चों, फिर से ध्यान से आप लोग सुनिए। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, जो सेल्यूकस निकोटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। उसके बाद बेटी की शादी करवा देता है, ठीक ना, बेटी की शादी करवा देता है। उसके बाद क्या करता है, बेटी की देखभाल के लिए, अरे भाई देखो जाके कैसा रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता एक तरह से, तो उसको अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। यहां तक क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, अभी बोल रहे इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की रचना इंडिका है। उसके बाद है अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, तो इसकी रचना किसने किया था, चाणक्य ने, जो किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था बच्चों, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों एक ही है, ठीक ना। कौटिल्य की कृति है, देखिए कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक की कृति रचना किया है, तो अर्थशास्त्र की किया है। प्रश्न को किस तरह घुमाया जा रहा है, देखिए कौटिल्य का वास्तविक नाम था, तो क्या था, कौटिल्य का वास्तविक नाम था बच्चों, वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, चाणक्य तो था, चाणक्य तो था ही, लेकिन वास्तविक नाम उसका विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कांधार में बच्चों, कहाँ है, कांधार कहाँ है, अभी वर्तमान के पाकिस्तान में है कांधार, ठीक ना, कांधार कहाँ पे, पाकिस्तान में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यही राइट। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आपका विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन, नालंदा तो और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो बाद में आया, आपका गुप्त काल में आया, ठीक ना, लेकिन ये तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका जो पाकिस्तान में है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के आपका गुरुजी कौन, चाणक्य, यहाँ पे एक गुरु भी थे, ठीक ना, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, जो चंद्रगुप्त सॉरी आपका किसने किया था, कुमार गुप्त ने इसकी क्या किया था, स्थापना किया था। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था अशोक, कुछ देर पहले बताएं, बिंदुसार का बेटा था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो अशोक को ही प्रियदर्शी कहा जाता है। देखिए उसके बाद है कलिंग का लड़ाई कब हुआ था, देखिए 269 ईस्वी में, 269 ईसा पूर्व में बच्चों, ईसा पूर्व में आपका अशोक है ना, वो मौर्य वंश का शासक बनता है, मगध का शासक बनता है। उसके बाद उसके 8 साल बाद वो कलिंग का युद्ध कर बैठता है, किससे, कलिंग से युद्ध कर बैठता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गया आती है। और इस युद्ध का उल्लेख 14 अभिलेख है ना, 14 अभिलेख है, कितने अभिलेख है, 14 अभिलेख में से 13वें अभिलेख में इसकी उल्लेख मिलती है बच्चों कलिंग युद्ध का, ठीक है, यही प्रश्न था आपका यहाँ पे। उसके बाद है धम्म की लिपि क्या है, धम्म की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। कौन सा लिपि में धम्म लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है बच्चों। और ये धम्म है ना बच्चों, इसका उल्लेख कौन से
अभिलेख में मिलता है। अशोक के कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो ये 11वां अभिलेख में मिलता है। क्लियर है आप लोग यहां तक? नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? तो ये मौर्य काल में, सॉरी गुप्त काल में आया था। कौन से काल में आया था? गुप्त काल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, तो जिसे विक्रमादित्य भी की उपाधि जिसने धारण किया था बच्चों, उसी के काल में ये फाहियान आया था बच्चों, ठीक ना। और ये फाहियान जो है ना बच्चों, ये पहला चीनी यात्री था जिसे जिसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? और उसके बाद आया था हर्षवर्धन के काल में हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है बच्चों। बहुत सा काम हुआ था गुप्त काल में, समझ गए ना। इसी वजह से स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से बच्चों समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक ना। क्लियर आप लोग यहां तक? किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है, इसे भी याद रखिएगा। और यह किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है बच्चों, जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी देती है। क्लियर है आप लोग यहां तक? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अभी कुछ देर पहले बताएं, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और धर्मपाल ने किसे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो आपका भागलपुर में है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की रचना धर्मपाल ने किया था बच्चों। उसके बाद है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कुछ देर पहले बताएं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उसके बाद है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो भूमिदान के उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? अशोक का मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है, प्रभावी गुप्त का मिलता है, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। किसके अभिलेख में? प्राभवती गुप्त में, प्राभवती गुप्त के अभिलेख में, ये मतलब के अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। हर्षचरित की रचना क्या है? बाणभट्ट हर्षचरित की रचना है। किसकी है? रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने इसकी रचना की है बच्चों। क्लियर आप लोग? अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि। कौन है? पाणिनि अष्ट अध्याय के लेखक है बच्चों। ये सारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, सारा याद कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। उसके बाद है, देखिए मुद्राज की लेखक कौन है? तो मुद्राज का लेखक आपका कौन है बच्चों? विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त आपका मुद्राज के लेखक है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंद गुप्त ने। किसने करवाया था? स्कंद गुप्त ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। क्लियर है आप लोग? यहाँ पे शक संवत का आरंभ किसने करवाया था? तो कनिष्क ने। किसने करवाया था? कनिष्क ने सर्वप्रथम शक संवत का आरंभ करवाया था। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था? देखिए बच्चों, स्वर्ण सिक्के किसने सबसे पहले जारी किया था? तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किया था बच्चों। और कुषाणों के काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कुषाणों के काल में जारी हुआ था। और हिंदू यूनानी ने सबसे पहले जारी किया था, लेकिन सबसे ज्यादा कुषाणों के काल में। क्लियर है यहां तक? अशोक का, देखिए यहाँ पे क्या है, अशोक का डैश दिया हुआ है। तो धम्म तत्कालीन सभी धर्मों का सार था। देखिए कौन क्या था? धर्म था, धम्म, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सारा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख लेंगे बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है, मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक था। तो कौन था? अशोक था, सर्वाधिक महान शासक। कलिंग का युद्ध करवाया, कश्मीर में जो मुद्दा भड़क गया था तो उसे शांत करने के लिए कौन गया था? अशोक गया था। कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने राज सिंहासन की, मतलब सिंहासन पे काबिज हुआ था, ठीक ना। कहा जाता है, रियलिटी है कि नहीं पता नहीं, हम भी नहीं जानते। उसके बाद है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो ये कौन सी भाषा है बच्चों? पाली भाषा में। ऑनलाइन प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा देखिए आप लोग।
उसके बाद है सम्राट अशोक के अभिलेख की कौन सी लिपियों में मुद्रित है? तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी और तो खरोष्टी लिपि में है बच्चों, सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता पाई? तो जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक ना, जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स फेथलर्स ने। फेथलर्स ने क्या किया था बच्चों? आपकी जो है अभिलेख का पता लगाया था, लेकिन पढ़ नहीं पाया था। प्रिंसेस ने पढ़ा इसे, ठीक ना। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। किसके? जहांगीर के, ठीक ना। उसका नेक्स्ट है गुप्तकालीन गणित के। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट था तो वो किसके काल में आते थे? वो गणित के आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था बच्चों, तो किसके काल में आते थे? गुप्त काल में के अंतर्गत आते थे, वो गुप्त काल में आते थे। और उसी ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद है मौर्य काल में जनपद से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो इसे हाटक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जाना जाता है, हाटक नाम से जाना जाता था। उसके बाद है अशोक गांधार, देखिए बच्चों, उसके बाद है बिंदुसार गांधार महाराजपन की। देखिए यहाँ पे, सॉरी बच्चों, सॉरी, देखिए यहाँ पे जो आपका जो आय जाना जाता वो रेस्ट के नाम से जाना जाता था। देखिए हाटक गंधार महाजनपद की राजधानी थी। देखिए हाटक जो आपका है, हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि हाटक यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक ना। तो रेस्ट के नाम से जाना जाता था वो आय। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, कोई बात नहीं, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे, सर याद कर लीजिए। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? तो बिंदुसार था। तृतीय अशोक था। और अशोक किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था, ठीक ना। सारा कुछ बताए हुए हैं पहले। उसके बाद है अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता बिंदुसार था। और अशोक के बाद आया था बृहदस्थ, जो अंतिम शासक था, ठीक ना। उसके बाद है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री था, तो कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था बच्चों। उसके बाद है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था। कुछ देर पहले बताया आपको, सारा प्रश्न बताया हुआ है। देखिए उसके बाद है मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका मौर्य इतिहास और मौर्य शासन व्यवस्था। देखिए मौर्य शासन व्यवस्था के अध्ययन के प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद है मौर्य का केंद्रीय शासन कई विभाग में बांटा गया था, जिन्हें क्या कहा गया था? कहते थे तीर्थ कहा जाता था। उसके बाद है प्रत्येक विभाग के संचालन और निरीक्षण के लिए उसका एक अध्यक्ष होता था, तो उसे क्या कहा जाता था? जो अध्यक्ष होता उसे आमत्य कहा जाता था बच्चों। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है भारतीय सम्राट को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल का विवरण किसमें मिलता है? वायु पुराण में। और मौर्य काल का विष्णु पुराण में। गुप्त काल का वायु पुराण में, मौर्य काल का विष्णु पुराण में, ठीक ना। विष्णु, ठीक ना। क्लियर है? उसके बाद है गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे बच्चों, जबकि इसका जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्लियर है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो स्कंदगुप्त ने किया था, स्कंदगुप्त ने। उसके बाद है सॉरी, यहाँ पे स्कंदगुप्त नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे कुमार गुप्त होना चाहिए, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। यहाँ पे गलत दिया हुआ है। उसके बाद है देखिए, छोड़ दिए इस प्रश्न। गुप्त कितने श्रेणियों में था? तो 4 श्रेणियों में था। पहला ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्या, उसके बाद शूद्र, ठीक ना। ये आपका जो था बच्चों। उसके बाद है शक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो शक वंश का प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन। सतवाहन साम्राज्य के स्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक सतवाहन शासक की शासन की स्थापना इन्होंने ही की। क्या सतवाहन, समझ गए ना, जिन्होंने सिक्के की, सोने की सिक्का, सॉरी शीशे की सिक्का जारी किया था। शीशे की सिक्का क्या था? उस सतवाहन के स्थापना किसने किया था वंश का? तो सिमुक ने किया था। उसके बाद है भारत की यात्रा करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। देखिएगा, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान आए थे। उसके बाद है गुप्त काल में बनाए गए 2 मंदिर। तो 2 मंदिर कौन है? एरन का विष्णु मंदिर और सागर मंदिर। देखिए एरन का विष्णु मंदिर जो सागर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है नचन कुठार का पार्वती मंदिर जो अजयगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है बच्चों। क्लियर है?
देखिए, कनिष्क के दरबार में दो विद्वान थे, कौन कौन थे? अश्वघोष थे और नागा अर्जुन थे। उसके बाद है डैश, गुप्त काल में वैज्ञानिक अपने युग के महानतम गणित थे। तो गुप्त काल में किसके? आर्यभट्ट थे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था बच्चों। और एट आर्यभट्ट जो बिहार के थे बच्चों, इन्होंने ही जीरो का आविष्कारक था बच्चों। अगर ये जीरो नहीं देते तो अभी क्या ना क्या होता, कुछ इतना बड़ा आविष्कार कुछ भी नहीं हो पाता अगर जीरो ए नहीं देते तो, ठीक ना। क्लियर है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्फूर्त। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो को। तो कमेंट करके बताना किस तरह से आपको वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग एक ठो बुक खरीद लीजिए शर्मा गेस का, ठीक ना। तो वहां से पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो मोबाइल से ज्यादा पढ़ना संभव नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।